दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने चैनल पर लेकर आते हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि रिलेटेड होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम से, उनके एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है या फिर पोस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है या फिर कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उनसे सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम इस चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी मेरी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम कंप्लीट जॉब प्रोफाइल देख रहे हैं, जो भी महत्वपूर्ण पोस्ट होती है एसएससी की, रेलवे की या फिर किसी भी अदर एग्जाम्स की। तो मेरा ये टारगेट है कि मैं एक बार सारी पोस्टों की जॉब प्रोफाइल आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं और एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल ही जाएंगे हर जॉब प्रोफाइल के, लेकिन उसमें क्या है, ज्यादातर वीडियोस में इधर उधर की इन्फॉर्मेशन बताई हुई है, टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन, कोई डिटेल वीडियो है नहीं, कोई स्ट्रक्चर्ड वीडियो है नहीं। तो मेरा टारगेट यही है कि एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो और एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो आपके लिए, और स्ट्रक्चर्ड भी में हो पूरा, ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट ना बचे। ठीक है, तो ऐसा ही आज एक वीडियो में आप सबके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं एक पोस्ट की, जो कि है आपकी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है जो कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगेंगे। ये थोड़ी सी एक स्पेशल पोस्ट है इस बार, क्योंकि ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जाम के थ्रू, जिसकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो लोगों के मन में बहुत सारे डाउट है इस पोस्ट को लेकर के कि क्या इसमें प्रमोशन चलेंगे, कि कैसे इसमें ट्रांसफर होगा, पोस्टिंग वगैरह कैसी हुई, क्या क्या जॉब प्रोफाइल होगी। तो वो सारे डाउट आज इस वीडियो में आपके एकदम से क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट इस पोस्ट के बारे में नहीं बचने वाला है। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे और मैं उसका पर्सनली रिप्लाई आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो हम क्या क्या देखने वाले हैं आज, थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम वर्क प्रोफाइल देखेंगे कि क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे काम होता है। प्रमोशंस देखेंगे कि प्रमोशंस कैसे कैसे होते हैं। अगर आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट लगते हैं, ओएस लगते हैं, तो आप किस पोस्ट तक हाईएस्ट जा सकते हैं और कैसे कैसे प्रमोशन आपके चलेंगे। उसके बाद ट्रांसफर हम देखेंगे, ट्रांसफर हो सकते हैं या नहीं। पोस्टिंग के बारे में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद सैलरी देखेंगे कि सैलरी क्या प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट आपको। उसके बाद वैकेंसी, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जाम के थ्रू, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी इस बार आई है ओएस की, और इसके बाद जो एग्जाम होगा सीजीएल, उसमें इतनी अच्छी खासी वैकेंसीज नहीं आएंगी। तो आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 4200 ग्रेड पे की पोस्ट नॉर्थ इंडिया में चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी ये एक अपॉर्चुनिटी है। और अदर पर्क्स देखेंगे, जो भी हमारे छोटे मोटे पर्क्स रह जाएंगे वो हम इस वाले सेक्शन में कवर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जितने भी डाउट हो सकते थे आपके मन में, एक कैंडिडेट के मन में, वो सारे डाउट मैंने इसमें ले लिए हैं। ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कंप्लीट जॉब प्रोफाइल डिस्कस की है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन करवा देंगे। ये वीडियो क्यों है जरूरी आपका देखने के लिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में क्या बताया है कि एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है, जो ऑफिस होता है, जो डिवीजन होता है, उससे क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें कौन कौन सी यूनिट होती है, वो सारी यूनिट्स कैसे काम करती हैं, किसमें हाई वर्क है, किसी में लो वर्क है, किसमें कैसा काम है, मतलब पूरा मैंने उसमें आपको समझाया हुआ है। तो दोबारा उस चीज को मैं बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और वीडियो फालतू में लंबी भी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन हो जाएगी किसके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में, उसका फंक्शन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पूरी आपको नॉलेज हो जाएगी। और रेट वगैरह कैसे पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्या होती है, वो सारा मैंने इसमें बताया, क्योंकि और अच्छा खासा डिटेल वीडियो था ये। आपको इसमें देखने को भी बहुत मजा आएगा और आपको बहुत ज्यादा नॉलेज भी होने वाली है। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। और इसके बाद एक वीडियो मैंने ये भी अपलोड किया है अभी टैक्स असिस्टेंट की, जिसमें मैंने वर्क प्रोफाइल डिस्कस की है। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि टैक्स असिस्टेंट से पहले एसटीए बनते थे, यानी ओएस बनते थे प्रमोशन के थ्रू, लेकिन अब जब से न्यू आरआर लागू हुए तो वो वाली पोस्ट तो खत्म हो गई। अब जो ओएस आप बनेंगे वो आप प्रमोशन, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बनेंगे, और इसी वजह से आपकी जो है ओएस की वैकेंसी क्रिएट हुई है। और इसी वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से टैक्स असिस्टेंट में प्रमोशन बिल्कुल बर्बाद से, मतलब खत्म से ही हो चुके थे। पहले टीए से एसटीए जाने में 2 से 3 साल लगते थे, और जब से अब ये वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूट की जाएगी तो आपको मतलब अब 10 साल लग जाएंगे टीए से एसटीए जाने में, यानी ओएस जाने में। ये दोनों एक ही बात है, टीए से ओएस जाने में से 10 साल के आसपास लग ही जाएंगे। तो बहुत बड़ा चेंज प्रमोशन के एस्पेक्ट में देखा गया है, तो सारा मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है इस वीडियो में, तो इसको भी आप जरूर देखिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन करवा देंगे। ये दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अगर आपका टारगेट है इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट में काम करना है किसी भी पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो फिर अब हम शुरू करते हैं एक्चुअल में अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम वर्क प्रोफाइल डिस्कस करेंगे कि ओएस की वर्क प्रोफाइल कैसी है। देखिए, इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है आपका, वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको फाइल वर्क भी मिलेगा और फील्ड वर्क भी मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी जिंदगी भर की ड्यूटी है फाइलों में ही जाएगी, आप फाइलों में मत्था मारते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। फाइल में भी आप काम करेंगे किसी पीरियड के दौरान, और किसी पीरियड के दौरान आप फील्ड में भी काम करेंगे। तो थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, और दो चार पोस्टें भी ऐसी हैं जिनकी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही वर्क प्रोफाइल है। तो फाइल में भी आप काम करेंगे, फील्ड में भी काम करेंगे। अब फाइल में पता है क्या काम होता है? फाइल में मेन काम होता है आपका नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का, वो मैं भी बता दूंगा कि नोटिंग ड्राफ्टिंग क्या होती है। और फील्ड में आपका क्या काम होता है आपको पता ही है, रेड का काम होता है। पहला तो रेड पर आप जाएंगे, जैसे कि आपने मूवीज में देखा ही होगा। असेसमेंट का काम होता है, जितना भी आपका इनकम टैक्स का असेसमेंट होता है उसके लिए आपको जाना पड़ता है, विजिट करना पड़ता है। और उसके बाद आपका नोटिस सर्व वगैरह का काम होता है, नोटिस सर्विंग के लिए आपको जाना पड़ता है। देखा होगा ना आपने, दीवार के बाद नोटिस छपा कर देते हैं, वही वाला काम होता है। तो फील्ड वर्क में आपका ये सब काम रहने वाला है। और फाइल वर्क में क्या होगा, आपका सिंपल नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग होगी। अब नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग होती क्या है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो काम करती है वो फाइल पर ही काम करती है। फाइल फिजिकल भी होती है और ई फाइल भी होती है। जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है जिसमें मैं लगा हुआ हूँ अभी, एएसएन सीएसएस, उसमें क्या है, ज्यादातर अब काम फिजिकल फाइल नहीं, फिजिकल पे नहीं, ई फाइलों पर ही होता है। ई फाइलों मतलब ई ऑफिस हमारा एक सॉफ्टवेयर है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक फाइल आएगी, उसी पर हम कमेंट्स लिखेंगे और फिर वो ऊपर जाएगी। लेकिन ये सिर्फ अभी ज्यादातर सीएसएस में ही लागू है। लेकिन जो अभी जो छोटे मोटे ऑफिस है, दूर दराज के ऑफिस है, वहां भी फिजिकल फाइल पे ही काम होता है। फिजिकल फाइल पे क्या होता है, आपको कोई भी केस आपके पास आता है तो आपको उस पर कमेंट्स वगैरह लिखने होते हैं कि हाँ ये केस इस तरीके से है, इसमें ये प्रिकॉशंस हो सके, ये काम हो सकता है और ये इसका रिजल्ट हो सकता है। उसी को हम नोटिंग बोलते हैं। जो भी आप उस पर कमेंट्स लिखते हैं वही आपका पूरा नोटिंग होती है। और जब वो फाइल पास हो जाती है तो एक कम्युनिकेशन लेटर बनता है, कम्युनिकेशन लेटर। तो वो आपका होता है ड्राफ्टिंग, यानी ड्राफ्ट तैयार करना, जो आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट को देंगे या फिर जो भी कंसर्न ऑफिशियल होगा, जो भी पर्सन होगा, उसको आप प्रोवाइड कराएंगे। तो दोनों वर्क रहने वाले आपके, फाइल वर्क भी, फील्ड वर्क की। फील्ड वर्क में आपका ये रहेगा और फाइल वर्क में आपका नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम रहेगा। और ये काफी काम इजी होता है, इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है बहुत ज्यादा बड़ी केसेस आएंगे, मतलब ऐसी पॉलिसी आपको बनाई जाएगी, वही पॉलिसी मेकिंग तो आईएएस लोगों का काम है। हम तो ये छोटे मोटे केसेस वही संभालेंगे ना। तो काफी बहुत इजी वर्क होता है। और जो भी वर्क होता है वो प्रीवियस जो फॉर्मेट्स बने हुए होते हैं उन्हीं में कॉपी पेस्ट करके काम चलता रहता है। कोई ज्यादा दिमाग नहीं मारना पड़ता, मतलब एकदम चिल वाली जॉब है बिल्कुल। और इसलिए आप डरिए भी मत बिल्कुल भी कि मतलब क्या ही करना पड़ेगा हमें फाइलों में। बहुत सिंपल है। और जो भी काम होगा वो आपके सीनियर्स के डायरेक्शन में होगा, यानी सीनियर्स ही आपको बताएंगे कि आपको कैसे काम करना है। आपको अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस जो ऊपर वाले बताएंगे वही आप कर दीजिए बस, और उससे खुश रहिए। तो देखिए, ये आपकी वर्क प्रोफाइल है, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, फाइल वर्क और फील्ड वर्क। और ये बिल्कुल सेम वर्क प्रोफाइल कैसी है, टैक्स असिस्टेंट की तरह। तो टैक्स असिस्टेंट और ओएस की वर्क प्रोफाइल में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम काम है। अब ये अलग से पोस्ट क्यों बनाई, ये तो गवर्नमेंट ही जाने, भाई उनकी पॉलिसी है, वो जैसे भी काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, वैकेंसी आ रही है तो हमारे लिए अच्छा ही है। वैसे भी प्राइवेटाइजेशन की वजह से कितनी वैकेंसी कमी हो रही है, अब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई है न्यू आरआर की वजह से, तो हमारे लिए अच्छी बात ही है। तो वर्क प्रोफाइल एकदम टैक्स असिस्टेंट की बिल्कुल सेम है। कैसी है, फाइल वर्क और फील्ड वर्क आपका दोनों होने वाला है, यानी आप बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं करेंगे। अपनी लेंथ ऑफ पूरी लेंथ ऑफ सर्विस के दौरान आप कभी फाइल वर्क भी करेंगे, कभी फील्ड वर्क भी करेंगे। जब आप फील्ड वर्क से थक जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा हेक्टिक रहता है फील्ड वर्क वाला काम, रेड वगैरह पर जाने का, फिजिकली भी थक जाते हैं और भी बाकी चीजें होती है, तो आप फील्ड वर्क को छोड़कर फिर फाइलों में भी आ सकते हैं, यानी आप चेंज कर भी सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम से चिल लाइफ होने वाली है और एकदम से टेंशन फ्री वाली, यानी हैवी वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम काम है इनकम टैक्स के ऑफिस में, क्योंकि स्टाफ अच्छा खासा है और यूनियन भी बहुत अच्छी खासी है इनकम टैक्स की, और इतना ज्यादा काम नहीं होता है इनकम टैक्स के ऑफिस में। आराम से जाइए अपना, और आराम से घर पे आइए, अपना वर्क के साथ साथ अपनी लाइफ को भी इंजॉय कीजिए। क्योंकि ऐसी नौकरी करना तो बिल्कुल बेकार है जहाँ पर आप काम ही काम में लगे हुए हैं एकदम, और अपनी लाइफ को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पा रहे। क्या फायदा है ऐसी नौकरी का, ऐसे पैसे का? तो वर्क लाइफ बैलेंस आपका बहुत अच्छा है। वर्कलोड नहीं है, इसी वजह से आप आगे के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आप आगे जीवन में करना चाहते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, स्टेट पीएससी करना चाहते हैं, या आप सीजीएल में रैंक 1 लेकर आना चाहते हैं, या अब इसके साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या आप पढ़ाने का करना चाहते हैं, आप जो भी लाइफ में अपनी हॉबी को परस्यू करना चाहते हैं, वो सारा भी आप इस जॉब के साथ आराम से कर सकते हैं।
बिल्कुल भी हेक्टिक लाइफ आपकी नहीं होगी। ठीक है, आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं आप। बायोमेट्रिक, बहुत से बच्चे पूछेंगे बायोमेट्रिक का क्या इश्यू है। देखिए, बायोमेट्रिक डिपेंड करता है, अगर कोई बड़ा ऑफिस है यानी हेड ऑफिस है, मेन ऑफिस है, तो वहाँ बायोमेट्रिक आपको देखने को मिलेगी मिलेगी और आपको एक टाइमिंग फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई छोटा ऑफिस है, दूर दराज के क्षेत्रों में ऑफिस है इनकम टैक्स के, तो वहाँ आपको बायोमेट्रिक नहीं देखने को मिलेगी। अगर है भी तो वो खराब पड़ी होगी। तो बायोमेट्रिक का ऐसा कोई इश्यू नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और डिपेंड करता है सीनियर के ऊपर। अगर आपके बायोमेट्रिक है मान के चलिए ऑफिस में, लेकिन सीनियर अच्छे हैं, तो बायोमेट्रिक वो संभाल लेते हैं। वो कहते हैं आप एकदम अपना काम कीजिए अच्छे से, बाकी हम संभाल लेंगे ऊपर जो भी है। और बहुत से जो सीनियर्स ऐसे होते हैं बायोमेट्रिक है भी नहीं, फिर भी वो आपको एकदम से कहेंगे नहीं टाइम पर आइए, टाइम पर जाइए, बिल्कुल एकदम पंक्चुअलिटी के साथ काम कीजिए। तो डिपेंड करता है सारा सीनियर कैसे हैं, उसी के हिसाब से आपको छुट्टी मिलती है, उसी के आपसे आपके ऊपर काम का वर्कलोड रहता है। और मोस्टली ऐसा देखा गया है कि सीनियर अच्छे ही होते हैं, 95% केसेस में सीनियर बहुत अच्छे होते हैं। 5% ही ऐसे सीनियर होते हैं जो थोड़े से मक्कार टाइप के होते हैं, जो आपको फालतू में परेशान करेंगे। तो उनकी आप लोड लीजिए मत, क्योंकि ऐसा होता है कि एक सर्विस के दौरान आप पूरी सर्विस कर रहे हैं 35 से 40 साल की, तो कभी आपको सीनियर अच्छा मिलेगा, कभी आपको बुरा मिलेगा। तो उससे हताश नहीं होते कि यार हमारा तो बहुत ज्यादा टफ टाइम चल रहा है, ऐसा सीनियर है, इतना खड़ूस है, ये वो कुछ समय के लिए होता है, फिर आपका सीनियर बदलेगा, अच्छा सीनियर आएगा। तो ये एक सर्विस के दौरान चलता ही रहता है। जैसे हमारे साथ ही हमारे थोड़े सीनियर इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब ठीक ठाक हुए, तो हम डिमोटिवेट नहीं होते। हमारे ऊपर सीनियर यही कहते थे कि देखिए अभी थोड़ा वक्त खराब चल रहा है, लेकिन आगे चल के एकदम से सब सही हो जाएगा और फिर से खराब वक्त आएगा। वक्त तो यही है कि अच्छा बुरा चलता ही रहता है। ठीक है, बायोमेट्रिक का ऐसा इश्यू नहीं है, आराम से आप जाइए, आराम से आप आइए, कोई भी टेंशन आपको नहीं होने वाली है। और सोशल रेस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा है, जैसा कि आपको पता ही है कि एएसओ को तो कौन ही जानता है। अगर आप अपने गांव में बड़े लोगों को बोलेंगे, बड़े बूढ़ों को बोलेंगे कि भाई हम तो एएसओ हैं, तो भाई एएसओ क्या होता है, ये तो सुना ही नहीं है हमने कहीं। लेकिन अगर आप बोलेंगे मैं इनकम टैक्स में हूँ, चाहे आप किसी भी पोस्ट पर काम करते हो, भले ही एमटीएस ही क्यों ना हो, तो आपको एक अलग से ही रेस्पेक्ट मिलेगी, आपको एक अलग से ही नजर से देखेगा इंसान कि हाँ भाई ये तो इनकम टैक्स में काम करता है। तो सोशल रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है आपकी इनकम टैक्स में काम करने की। तो और अब अगला पॉइंट बचता है ब्लैक मनी का। भाई इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा कि मिलता है या नहीं मिलता है, और मैं कहता हूँ कि ब्लैक मनी चाहिए। सरकार आपको एक बहुत अच्छी ज्यादा सैलरी प्रदान कर रही है। जब आपको इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है अपने काम के लिए, ईमानदारी से अपना काम कीजिए, जरूरत ही क्या है इन सब चीजों की। और मैं अपना बिल्कुल एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि हाँ मैंने देखा है ये सब, कि अगर आप गलत तरीके से कुछ काम करते हैं ना, कुछ गलत पैसा कमाते हैं, तो उसका आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता ही मिलता है। चाहे आपको अपनी लाइफ में मिले, देखने को अपने घर परिवार में देखने को मिले, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता ही है। तो आप इसको लेने से बचिए और इसका जितना भी विरोध हो सके वो करिए, तभी हमारा देश एक अच्छी राह पर चलेगा। तो ये आपकी वर्क प्रोफाइल होने वाली है पूरी, टैक्स असिस्टेंट की तरह एकदम। फाइल वर्क भी आपको फील्ड वर्क भी रहेगा। फाइल वर्क में आपका नोटिंग ड्राफ्टिंग है, और आपका फील्ड वर्क में मैंने आपको बता ही दिया। और इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना हो तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाला वीडियो जरूर देखिए, मैंने पूरा डिस्क्राइब किया कि रेट कैसे पड़ती है, मैंने पूरा बता दिया। वर्कलोड है नहीं आपका, बायोमेट्रिक आपका एकदम चिल रहती है, सोशल रेस्पेक्ट और ब्लैक मनी का मैंने बता दिया। अब देखिए कुछ एक दो डाउट और हैं, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि नेम प्लेट मिलेगी या नहीं। एक तो नेम प्लेट का हो गया, और बहुत से बच्चे पूछते हैं कैबिन, कि पर्सनल कैबिन मिलेगा या नहीं। ठीक है, ये चीजें देखो डिपेंड करती हैं कि आपका ऑफिस कैसा है, यानी आपके ऑफिस में स्पेस कितना है। अगर आपके ऑफिस में स्पेस बहुत ज्यादा है, तो वहां आपको टीए को भी एक अलग से केबिन मिल जाता है, नेक और नेम प्लेट भी मिलती है, और ओएस को भी मिलेगी, टीए को मिल रही, तो ओएस को यानी सभी को मिलेगी। फिर स्पेस पर ही आपका पूरा डिपेंड करता है। अगर बड़ा ऑफिस है जहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है, वहां तो ऐसा होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को भी नेम प्लेट या केबिन नहीं मिलता, एक ही केबिन में दो दो तीन तीन इंस्पेक्टर एक साथ बैठे हुए मिलते हैं। तो ये पूरा डिपेंड करता है स्पेस के ऊपर, कि आपके ऑफिस में स्पेस कितना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वर्क प्रोफाइल समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे आपकी वर्क प्रोफाइल रहने वाली है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम थोड़ा सा प्रमोशन डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट यानी ओएस ज्वाइन करते हैं, तो प्रमोशन आपके किस हिसाब से चलने वाले हैं। ठीक है, अब प्रमोशंस में क्या है, दो सिनेरियो है, हम दोनों सिनेरियो डिस्कस करेंगे। मान के चलिए आपने ओएस ज्वाइन किया, तो आपके पास पहली लाइन तो रहेगी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाली, आईटीआई, यानी आप ओएस ज्वाइन करेंगे और 5 साल में आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे, और आपके फिर फर्दर प्रमोशन इसी लाइन वाले होंगे। यानी इसके बाद आप आईटीओ बनेंगे, फिर आप उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, फिर ज्वाइंट कमिश्नर बनेंगे। यानी इस तरीके से आपके पास प्रमोशन चलते जाएंगे। लेकिन इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन भी है, अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाली लाइन में नहीं जाना चाहते, तो आप 5 साल बनेंगे एओ। एओ क्या होता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव
ऑफिसर। ये क्या होता है? ये एक 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है और गजेटेड पोस्ट है ये। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, ओएस ज्वाइन करके आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाली लाइन में जाएंगे तो ये थोड़ी सी ज्यादा प्रचलित लाइन है और यहाँ पर आपको फाइल वर्क भी मिलेगा और फील्ड वर्क भी मिलेगा। देखिए, जो ये एओ वाली लाइन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वाली, ये पूरी डेस्क जॉब है, यानी फाइल वर्क ही आपको करना है। कैश सेक्शन में आपकी पोस्टिंग होगी? आपकी पोस्टिंग इसमें कैश सेक्शन में होने वाली है और आप पूरा फाइल वर्क करेंगे, यानी आपको एक डेस्क मिली होगी, उस पर काम करेंगे। लेकिन ये बहुत पावरफुल जॉब है, वो काफी सम्मान होता है अगर आप कैश सेक्शन में काम करते हैं किसी अच्छी गजेटेड पोस्ट पर। तो आपके पास एक ऑप्शन ये रहेगा कि आप 5 साल में एओ बने और इस वाली पोस्ट पर काम करें, या फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन रहेगा कि आप 5 साल बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने और इस लाइन वाले प्रमोशन लेते जाएं। मोस्टली देखा गया है कि बच्चे किस वाली लाइन को चूज करते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाली, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सपोजर ज्यादा होता है आपका और इसमें फाइल के साथ फील्ड वर्क भी होता है। तो ज्यादातर बच्चे इसी लाइन में जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इधर भी जाते हैं, क्योंकि जैसे अब ये डिपेंड करता है कि बच्चे का नेचर कैसा है। अब जैसे मेरा नेचर है, मुझे फील्ड वर्क इतना पसंद नहीं है, इतनी भागदौड़। मुझे क्या है, डेस्क दे दो मेरे को, उसमें हम अपने से आराम से काम करते रहेंगे। तो मेरे जैसा कोई बंदा होगा तो वो इस वाली लाइन में जाएगा, एओ वाली लाइन में। और बाकी ज्यादातर बच्चे आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाली लाइन में जाते हैं, क्योंकि इसका एक्सपोजर भी अच्छा है जॉब का, फील्ड वर्क भी है, फाइल वर्क भी है और इज्जत भी अच्छी खासी है। एओ को तो आप बोलेंगे कि मैं तो एओ एओ कौन जानता है, कोई जानता ही नहीं है। ठीक है, तो हम इस वाली लाइन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी में जाते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाली लाइन में, कि इसमें किस तरीके से प्रमोशन चलेंगे आपके। देखिए, अगर आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट ज्वाइन करते हैं तो आपका पहला प्रमोशन होगा इंस्पेक्टर पे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जिसको आईटीआई बोलते हैं, जो कि होगा आपका 5 साल के बाद। और ओएस ज्वाइन करेंगे तो 5 साल बाद आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होगा, जिसमें डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही रूल्स पूछे जाते हैं, टैक्स के, इनकम टैक्स वगैरह के लॉ पूछे जाते हैं, कुछ कंपनीज एक्ट होती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट होता है, आरटीआई एक्ट होता है। तो ये सारे एक्ट उस एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी इजी एग्जाम होता है, आराम से हर कोई इसको क्लियर कर लेता है। और नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज्यादा हल्की होती है, कोई तुक्का भी मारेगा तो भी आराम से क्लियर हो जाता है। तो एक डिपार्टमेंटल आप एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसी के बाद आप ओएस से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन पाएंगे। और यह डिपार्टमेंटल एग्जाम हर साल होता है, मतलब मोस्टली मैंने जो दोस्त पूछा उसने बताया था कि अगस्त में होता है ये हमारा एग्जाम। तो हर साल आपका ये एग्जाम होता है, एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे। और इंस्पेक्टर के बाद आपका जो अगला प्रमोशन होगा वो होगा आईटीओ का, इनकम टैक्स ऑफिसर का। एग्जाम सिर्फ एक ही होता है, उसके बाद जो भी प्रमोशन होते हैं आगे के वो सीनियोरिटी बेसिस पर होते हैं, इसके लिए आपको फिर से एग्जाम नहीं देना है इधर की तरफ। तो इंस्पेक्टर के बाद एक आप आईटीओ बनेंगे, कितने साल बनेंगे, लगभग 8 से 10 साल आपको आराम से लग जाते हैं आईटीओ बनने में। ठीक है, आईटीओ के बाद आपका प्रमोशन होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट पर, जिसमें आराम से आपके 10 साल लग जाते हैं। और ये एसीआईटी होती है, आपने सुना होगा, यूपीएससी एक एग्जाम लेती है, उसमें आईआरएस सर्विसेज से डायरेक्ट एसीआईटी जाते हैं। अगर आपको आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज मिलती है तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर पर लैंड करेंगे, जो कि हम कितने प्रमोशन के बाद बनेंगे, एक दो दो प्रमोशन के बाद बनेंगे। ठीक है, अब असिस्टेंट कमिश्नर आप इनकम टैक्स बन गया, उसके बाद आप बनते हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें आपके 5 से 6 साल आराम से लग जाते हैं। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर के बाद डिप्टी, इसके बाद आप बनेंगे ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें भी आपके आराम से 5 से 6 साल लग जाते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और उसके बाद आपका प्रमोशन होगा एसीआईटी पर, यानी एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इसमें भी आपके आराम से 5 से 6 साल लग जाएंगे और आप मोस्टली इसी लेवल तक जा सकते हैं। देखिए, अगर आप मान के चलिए आपने अगर 22 साल की एज में अगर ओएस ज्वाइन भी किया तो 27 तक आप आईटीआई बन जाएंगे, 33 तक आप आईटीओ बन जाएंगे और 47 तक आप असिस्टेंट कमिश्नर आईआरएस सर्विसेज के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 47 के बाद 52 में आप ये बन जाएंगे और 52 में 57 में आप ये बन जाएंगे। तो आप ज्यादातर यही होगा कि जेसीआईटी पर ही आप रिटायर कर जाएंगे। और अगर आप और जल्दी ज्वाइन कर लिए या आपके पास रिजर्वेशन हुआ तो आप एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तक भी जा सकते हैं, और इससे आगे जाना पॉसिबल है नहीं बिल्कुल भी अब इस आज के सिनारियो में, क्योंकि प्रमोशन पहले के मुकाबले थोड़ा सा स्लो गवर्नमेंट ने कर दिए हैं। ठीक है, और इसके बाद भी बहुत सारी पोस्ट होती है, जैसे एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के बाद क्या होता है, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद आपका चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भी होता है, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स।
उसके बाद आपका होता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। लेकिन इन ये जो सारी पोस्टें होती हैं, उन पोस्टों पर कोई एसएससी सीजीएल वाला बंदा तो जा नहीं पाता। जो भी जाते हैं वो आईआरएस सर्विस यानी यूपीएससी एग्जाम जो क्लियर करके आते हैं वो सारे लोग जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ओएस ज्वाइन करते हैं तो मैंने आपको पूरा सिनेरियो बता दिया कि किस तरीके से आपके प्रमोशन चलने वाले हैं। इन प्रमोशन के लिए आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा जो कि हर साल होता है। और इसके अलावा जो भी प्रमोशन होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि ऊपर वैकेंसीज कितनी खाली हैं। जैसे जैसे आपकी ऊपर की वैकेंसीज खाली होती जाएगी आपके प्रमोशन उतने फास्ट तरीके से होते जाएंगे। ऊपर वैकेंसीज ही नहीं है तो प्रमोशन आपके स्टैग्नेट कर जाएंगे यानी रुक जाएंगे। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि साउथ के डिवीजन जो है उसमें प्रमोशन अच्छे हैं इनकम टैक्स में। तो ये तीन बात आपको भी और ध्यान में रखनी है कि साउथ के डिवीजन में अच्छे हैं, क्योंकि आपको भी पता है साउथ में काम ही कौन करना चाह रहा है। अगर आपको एक बार साउथ में वैकेंसी पोस्ट मिल भी रही है तो आप फिर एग्जाम देके नॉर्थ में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफर भी नहीं है इनकम टैक्स में। तो प्रमोशन तो अच्छे रखेंगे ही रखेंगे। गवर्नमेंट सर्विस में एक चीज जरूर देखी गई है, अगर एक दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलते यहाँ पे। अगर आपको एक चीज अच्छी मिल रही है तो एक चीज आपको बुरी जरूर मिलेगी। तो ऐसा ही चलता है हमारी गवर्नमेंट में, कुछ नहीं कर सकते इसका। ठीक है, तो प्रमोशन मैंने पूरा आपको सिनेरियो डिस्कस कर दिया। आपके पास दो लाइन रहेगी, एओ वाली और आईटीआई वाली, ये मैंने आपको दोनों बता दी है। कैश सेक्शन में यहाँ पे पोस्टें होती है। मेरी भी अभी जो ड्यूटी है, जो मैं एएसओ काम कर रहा हूँ वो कैश सेक्शन में ही काम कर रहा हूँ। और अगर आप इस कैश सेक्शन में काम करते हैं तो आपकी एक ये फायदा रहता है कि आपको पूरा डिपार्टमेंट जान जाता है, क्योंकि कैश सेक्शन में आप सैलरी बनाते हैं लोगों की, उनके बिल्स वगैरह क्लियर करते हैं, वेंडर्स वगैरह जो भी मिनिस्ट्री में पूरा सामान आता है उनके बिल्स क्लियर करते हैं। तो आपकी एक अच्छी खासी जान पहचान बन जाती है, हर कोई आपको जानने लग जाता है कि हाँ ये बंदा कैश में काम करता है। और रिलेशन भी अच्छे होने लग जाते हैं सबके साथ। और अगर आप किसी का काम अच्छे से करते हैं यानी आप उसका फेवर लेते हैं, तो फिर अगर आप उससे फेवर मांगेंगे तो वो भी आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो ये चीज मैंने देखी है। तो डिपेंड करेगा कि बच्चे का नेचर कैसा है, वो इसी हिसाब से उस वाली लाइन में जाएगा। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलेंगे कि एक जो मन में डाउट आ सकता है बच्चों की कि सीनियर टैक्स असिस्टेंट एक पोस्ट होती थी सीनियर टैक्स असिस्टेंट की, और अब जो ये पोस्ट आ गई है वो ओएस की। तो बहुत से बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं वाला यहाँ पे डाउट क्लियर कर देता हूँ कि सीनियर टैक्स असिस्टेंट ओएस में डिफरेंस क्या है पूरा। देखिए, पहले ऐसा होता था, जो टैक्स असिस्टेंट होता था वो 2 से 3 साल में वो सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनता था, और ये सीनियर टैक्स असिस्टेंट 5 साल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता था। ठीक है, तो टीए से एसटी बनने में 2-3 साल लगते थे। जो ये एसटी होती थी ये 4200 ग्रेड पे की जॉब होती थी, और इसी 4200 ग्रेड पे की जॉब में 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दे दिए जाते थे, +2 इंक्रीमेंट। और उसको एक नया नाम दे दिया जाता था ओएस, जिसको हम बोलते हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट। यानी ये दोनों जो पोस्ट है ये भी 4200 ग्रेड पे की होती है। एसटीए की पोस्ट में 2 एक्स्ट्रा आपको इंक्रीमेंट दे दिए एक, तो और आपको उसका नया नाम दे दिया ऑफिस सुपरिटेंडेंट। बस यही डिफरेंस है और बाकी कोई डिफरेंस नहीं, दोनों 4200 ग्रेड पे की जॉब है। ये था पहले का सिनेरियो। लेकिन जब से न्यू आरआर लागू हुए हैं तब से क्या हुआ है, इस सीनियर टैक्स असिस्टेंट को या तो मान लीजिए अबॉलिश कर दिया है या दोनों को एक ही बना दिया गया है। यानी अब सीनियर टैक्स असिस्टेंट को खत्म करके ओएस ही बोल दिया गया है। जो आपकी एक सिंगल पोस्ट रह गई बस, सीनियर टैक्स अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब आप जो भी कहेंगे जो भी जानेंगे वो अब आपका सिर्फ ओएस ही है, यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जो कि अब 4200 ग्रेड पे की पोस्ट रहेगी। और न्यू आरआर लागू होने के बाद ही यही पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएगी। इससे पहले ये होता था सारे प्रमोट ही होते थे, यानी आपको बस प्रमोशन के थ्रू जाएंगे। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी जो कि आप एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू होने वाली है। बस यही अंतर है एसटी और ओएस में, तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए। अब आपको सिर्फ ओएस ध्यान रखना है, सीनियर टैक्स असिस्टेंट से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे की तरफ कि ट्रांसफर एंड पोस्टिंग, कि क्या क्या आपके ट्रांसफर का सिनेरियो कैसा है और पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ हो सकती है। देखिए, पोस्टिंग के लिए मैंने आपके लिए बता दिया कि मैंने एक इंस्पेक्टर वाला वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देखिएगा। मैंने उसको पूरा बताया कि कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या है। देखिए, इनकम टैक्स का जो ऑफिस होता है, डिवीजन होता है, वो 12 से 13 डिवीजन में बटा हुआ होता है। और बहुत सारी डिवीजन होती है, जैसे कि मान के चलिए एक इन्वेस्टिगेशन यूनिट होती है जिसमें आपका रेड का काम होता है, एक वेरिफिकेशन यूनिट होती है, एक असेसमेंट यूनिट होती है,
तो इन्हीं सारी यूनिट में आपकी पोस्टिंग होती है। अब कोई सी यूनिट में वर्कलोड कम होता है, किसी यूनिट में वर्कलोड ज्यादा होता है। जैसे इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, इसमें काफी हेक्टिक जॉब है क्योंकि इसमें रेड से रिलेटेड काम होता है पूरा, तो ये थोड़ी सी हेक्टिक यूनिट है। और ये जो यूनिट है काफी हल्की यूनिट है, इसमें इतना काम बिल्कुल भी नहीं है और ये थोड़ी सी डेस्क वाली जॉब है। ठीक है, तो यहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और भी बहुत सारी यूनिट होती है, वो सारा मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है, और यहीं पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो आप इस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। अब है ट्रांसफर की बात। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इनकम टैक्स में और जीएसटी दोनों ही डिपार्टमेंट में ट्रांसफर बिल्कुल ही बैन हो चुके हैं। अब आपका किसी भी सिनेरियो में ट्रांसफर नहीं होगा एक से डिवीजन से दूसरे डिवीजन में। और लेकिन एक डिवीजन के अंदर आपको जो डिवीजन अलॉट हो गया है, वहां आपका ट्रांसफर हो सकता है। आप एक स्टेशन पर मैक्सिमम 4 से 5 साल काम करेंगे, फिर उसके बाद आपका ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरे आप स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, फिर वहां 4-5 साल काम करेंगे, फिर आप दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। इस तरीके से आपका एक ही डिवीजन के अंदर ट्रांसफर चलता रहेगा। लेकिन एक डिवीजन से दूसरा डिवीजन आप नहीं जा सकते, बिल्कुल भी, बिल्कुल बैन हो चुका है। बस एक ही तरीका है आपका, लोन बेसिस पर, यानी आप कुछ टाइम के लिए अपने होम टाउन जाकर सर्व कर सकते हैं, फिर लेकिन उसके बाद आपको फिर वापस अपने पेरेंट डिवीजन में आना पड़ेगा। और ये लोन बेसिस वाला 2019 में आईसीटी बंद हो चुका था, यानी एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर वाला सिनेरियो बंद हो चुका था 2019 में। उसी के बाद से ये लोन बेसिस वाले ट्रांसफर की स्कीम चालू हुई 2020 से, जिसमें आप 5 साल के लिए होम टाउन जा सकते हैं, वहां सर्व कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने पेरेंट डिवीजन में वापस आएंगे। लेकिन ये 5 साल वाला एक्सटेंड भी हो सकता है 2 से 3 साल के लिए बस। अभी ऐसा हुआ है कि 2020 में पहला बैच ट्रांसफर लेके गया है लोन बेसिस पे, तो 2025 हो गई, यानी 5 साल उनको हो गई है। लेकिन 5 साल होने के बाद भी अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको वापस बुलाया जा रहा है, कोई भी अभी हलचल देखने को नहीं मिल रही। तो आप मान के चलिए कि 2 से 3 साल आप एक्सटेंड और कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा सिनेरियो है ट्रांसफर और पोस्टिंग का, बिल्कुल बैन है। एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन आप नहीं जा सकते। बस ये थोड़ा सा ही नेगेटिव यही पॉइंट है इस पोस्ट में, यानी इनकम टैक्स की जितनी भी पोस्ट है उसमें यही नेगेटिव पॉइंट है कि ट्रांसफर बिल्कुल ही क्लोज कर दिया है इन्होंने। और बाकी ट्रांसफर अगर खुले रहते हैं तो ये द बेस्ट पोस्ट है एसएससी सीजीएल की। ठीक है, अब हम चलते थोड़ा सैलरी डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। देखिए ओएस जो होती है वो लेवल 6 की पोस्ट होती है, 4200 ग्रेड पे, जिसका बेसिक पे होता है आपका 35,400 रुपए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी सैलरी मिलती है वो सिटी के अकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें एक्स सिटी होती है, वाई सिटी होती है आपकी, और जेड सिटी होती है। देखिए एक्स सिटी तो वो होती है जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है, बड़ी बड़ी सिटी है, जैसे दिल्ली हो गया, चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता है, हैदराबाद है, ये सारी सिटी एक्स सिटी होती है। वाई सिटी जैसे आप मान के चलिए आप आगरा है, जयपुर है, जो मीडियम लेवल की सिटीज है। और जेड सिटी एकदम से गांव वाली सिटीज हो गई आपकी, जो बिल्कुल ही छोटी सिटीज है, उनके हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। और सिटी का फर्क क्या पड़ता है, सिटी का फर्क पड़ता है सिर्फ एचआरए और ट्रांसपोर्ट में। यानी अगर आप बड़ी सिटीज में रहते हैं तो आपको ज्यादा एचआरए मिलेगा, क्योंकि वहां पर रहना थोड़ा महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा कॉस्टली होता है। बड़ी सिटी छोटी सिटीज में थोड़ा सा कम कॉस्टली होता है, और गांव में तो बिल्कुल ही आपका सस्ते में काम हो जाता है। तो इस पोस्ट का बेसिक पे आपका 35,400 रुपए, डीए अभी 55% चल रहा है तो 19,000 आपका डीए हो गया, एचआरए ये आपका हो गया, और ट्रांसपोर्ट हो गया, तो आपको 71,070 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है कि 3600 प्लस डीए होता है, 3600 रुपए, और उसमें डीए की करंट रेट, यानी 3600 का 55% निकालेंगे तो आप 5580 रुपए आ जाएगा। इसी तरीके से बाई सिटी में एचआरए क्या 20% होता है और बेसिक पे, और एच ट्रांसपोर्ट होता है 1800 प्लस डीए। ठीक है, और जेट सिटीज में क्या होता है 10% होता है ये बेसिक पे का एचआरए, और ट्रांसपोर्ट वही होता है आपका 1800 रुपए प्लस डीए। तो इस तरीके से आपकी सैलरी रहनी है। एक्स सिटी में आपको 71,000 रुपए मिलेगी ग्रॉस सैलरी, वाई सिटी में 74,000 रुपए, और जेड सिटी में 61,200 रुपए। अब बात आती है इनहैंड सैलरी की, तो आपका जो मेजर डिडक्शन होगा वो आपका एनपीएस का ही होगा, और एनपीएस होता है आपका बेसिक पे प्लस डीए का 10%। तो देख सकते हैं कितना आएगा, 3,000, 4,000, 5,000, 5,000, 5500 के आसपास आपका एनपीएस बनेगा। तो मान के चलिए 66,000 रुपए आपकी इनहैंड सैलरी हो जाएगी, और यहाँ पर आपकी हो जाएगी 60,000 के आसपास, और यहाँ हो जाएगी आपका 56,000 के आसपास। तो आपको इतनी इनहैंड सैलरी मिलने वाली है।
और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 8th पे कमीशन की सरकार ने अनाउंसमेंट की है, तो आपको सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि बेसिक पे एकदम से बढ़ जाएगा काफी अच्छा खासा अमाउंट में। तो सैलरी आपकी अच्छी खासी बढ़ने वाली है 2026 से, जो कि लागू होने वाला है। अब देखते हैं कि सरकार कितना देती है हमें। देखो, प्रेडिक्ट तो कोई भी नहीं कर सकता। जो भी यूट्यूब पे बता रहे हैं कि इतनी सैलरी हो जाएगी, डबल ट्रिपल हो जाएगी, इतना तो यार मुश्किल ही होगी, क्योंकि गवर्नमेंट का आपको पता ही है कि कम से कम खर्चे में काम चलाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग सैलरी बढ़ेगी। देखते हैं कितना बढ़ेगी, प्रोडिक्शन करना जायज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक पे स्लिप दिखा दी है कि ये एक ओएस है जो कि अभी चंडीगढ़ डिवीजन में है। रोहतक हरियाणा, देख सकते हैं कि ओएस है ये। लेकिन इनका भी बेसिक पे 42,300 रुपये है, जबकि इनिशियल बेसिक पे 35,400 होता है। यानी अभी इनके इंक्रीमेंट लग चुके हैं, काफी 4-5 इंक्रीमेंट इनके लग चुके हैं। डीए इनको मिल रहा है 55% है ये अभी, और ये एचआरए मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है इनका। यानी हो सकता है ये छुट्टी वगैरह पर चल रहे हैं, इसलिए इनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा। जब आप ऑफ पर होते हैं, यानी पूरे महीने आप ऑफिस नहीं आते, तो आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है। कुछ इनके डिडक्शन हो रखे हैं यहाँ पे। इंश्योरेंस वाला पार्ट है, ये एनपीएस है आपका, ये इनकम टैक्स है, ये सीजीएच है, हेल्थ एंड एजुकेशन है। तो कितनी इनकी रिकवरी बन रही है, और इनका इनहेड पे मिल रही है 60,935 रुपए। तो इस पे स्लिप का इतना एसेंस नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी सैलरी नहीं होने वाली, बेसिक इसमें बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैंने एक पे स्लिप अटैच कर दी कि हाँ, कि कैसी पे स्लिप होती है इनकम टैक्स में। तो आप देख सकते हैं ये आपको पे मिलने वाली है। और देखते हैं फिर आगे की तरफ की क्या है हमारा अगली स्लाइड में। अब बात करते हैं वैकेंसीज के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2025 के थ्रू पहली बार ये वैकेंसी इंट्रोड्यूस हुई है। इससे पहले ये सारे प्रमोशन के थ्रू ही भरे जाते थे, आप टीए लगते थे, उसके बाद सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनते थे, और उसी में 2 इंक्रीमेंट देकर आपको एक नया नाम दे दिया जाता था, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। लेकिन न्यू आरआर आपके लागू हुए, उसमें ओएस की वैकेंसी पर आपकी 70% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, जो कि आप सीजीएल एग्जाम के थ्रू लगेंगे, और 30% वैकेंसी इसमें छोड़ी गई है प्रमोशंस के लिए, जो प्रमोटरीज हैं उनके लिए। तो जो मेजर वैकेंसीज है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही होने वाली है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि सीजीएल 2025 में इतनी सारी वैकेंसीज इन्होंने अनाउंस की है, और इन्होंने एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज अनाउंस कर दी। अब क्या है, सीजीएल 26 में खाली छोड़ देंगे या थोड़ी बहुत ही वैकेंसीज भरेंगे? ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि पता नहीं कौन कैसे काम करते हैं गवर्नमेंट में, कि थोड़ा सा तो इनको बैलेंस में लेकर चलना चाहिए, एक साथ इतनी सारी वैकेंसी ना लगाए निकालें। क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जाम जो वो बहुत ज्यादा लक पे भी डिपेंड करता है, कि मान के चलिए उस दिन आपका लक नहीं चला, दिन खराब था आपका, पता है सिलेक्शन ही नहीं हुआ और इतनी सारी वैकेंसीज थी, तो थोड़ा सा इनको बैलेंस करके लेके चलना चाहिए कि हाँ, इतनी वैकेंसीज इस बार निकाल दो, और बाकी जो बचेंगे अगले साल निकाल देंगे, इसमें भागे तो जान ही रहे। तो अच्छी खासी वैकेंसीज है आपकी 6,771, जिसमें नॉर्थ में भी अच्छी खासी वैकेंसीज है। तो आपके पास ये एक बहुत अच्छा मौका है कि आप अच्छे से तैयारी करके नॉर्थ में 4200 ग्रेड पे की नौकरी ले सकते हैं, और बहुत ज्यादा अच्छी भी प्रमोशन है इसके। तो थोड़ा सा वैकेंसीज देख लेते हैं कि किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसीज अनाउंस की गई है, और नॉर्थ में अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिली है। देखिए, जैसे कि नॉर्थ वाली डिस्कस करते हैं हम। भोपाल में देखिए आपकी 332 वैकेंसीज है। चंडीगढ़ जो कि अच्छा खासा जोन है, जिसमें 628 वैकेंसीज है। और आपको मैं बता देता हूँ, जो गुड़गांव है ना, वो भी चंडीगढ़ जोन में ही आता है, और वहीं पर अपना दोस्त की अभी पोस्टिंग है, और उसी से सारी इंफॉर्मेशन लेकर मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। दिल्ली में आपकी 867 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है, यानी 900 वैकेंसी यार नॉर्थ जोन में आ रही है, तो एक तरीके से बढ़िया बात है। जयपुर और कानपुर में 136 176 वैकेंसीज है उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए। और लखनऊ में देख सकते हैं आप 181 वैकेंसीज है, और आपकी टोटल 6,771 वैकेंसीज अनाउंस हुई है। यानी मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज ओएस की इसी बार अनाउंस कर दी है आपको, और अगली बार ये वैकेंसी काफी कम देखने को मिलेंगी। तो आपके पास एक अच्छा खासा मौका है कि 4200 ग्रेड पे की जॉब नॉर्थ में लेकर जाए आप, इसलिए पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं आगे की तरफ कि आगे का क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अदर पार्ट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में कौन कौन से अदर पार्ट आपको मिलते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सारे पार्ट इसी जॉब में मिलते हैं, ये सारे कॉमन पार्ट है। यानी आप सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी नौकरी में हो, और आपका लेवल चाहे कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी पोस्ट कोई भी हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। किसी भी लेवल पर हो और आप किसी भी पोस्ट पर हो, ये सारे आपको पर्क मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए, आपको सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, और एकदम टाइम से सैलरी मिलती है, और इसीलिए शायद गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी मारामारी रहती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपने देखा ही है कि
नौकरी का ही नहीं पता रहता, नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। एक गवर्नमेंट में आपको हमेशा नौकरी रहेगी जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं हो जाता, और आपको हर महीने एकदम टाइम टू टाइम पूरी सैलरी आपको आने वाली है, और सैलरी हमेशा इंक्रीज ही करेगी, चाहे आपकी परफॉर्मेंस कुछ भी हो। यहाँ पर ये परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, सैलरी मिलेगी मिलेगी। और इसके अलावा आपको देख सीजीएचएस की फैसिलिटी मिलती है। सीजीएचएस क्या होता है? सेंट्रल, ये हेल्थ सर्विसेज होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज। इसमें क्या होता है, आपका एक सीजीएचएस कार्ड बनता है, और उस सीजीएचएस कार्ड को दिखाकर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में अपना दिखा इलाज, मतलब अपने आप को दिखाकर अपना इलाज करा सकते हैं। और जो भी आपका बिल बनेगा वो आप अपने ऑफिस से रिएम्बर्स करा लेंगे, यानी आपको जो भी पेमेंट होगा वो आपको ऑफिस से मिल जाएगा, जो भी आपका खर्चा होगा। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज है सीजीएचएस की, क्योंकि आपको पता ही है कि आज के जमाने में जो सबसे बड़ा खर्चा है वो आपका पढ़ाई का है, उसके बाद आपका मेडिकल का सबसे बड़ा खर्चा है, क्योंकि किसी ना किसी व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी पूरे करियर के दौरान होती ही होती है। और गवर्नमेंट ने बिल्कुल एंश्योर करके रखा हुआ है कि हमारे एम्प्लॉयज को कोई भी बीमारी होती है तो वो हमारे हॉस्पिटल्स में दिखाएगा, और हम उसको पूरा भुगतान करेंगे। और ऐसा नहीं है इसमें बेकार बेकार हॉस्पिटल है, सीजीएचएस में काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल भी, जितने भी नामी हॉस्पिटल है वो सरकार ने सीजीएचएस में डाले हुए हैं, किसी भी स्टेट में आप देखेंगे तो। ठीक है, अगली जो सुविधा मिलती है वो आपकी एलटीसी की सुविधा मिलती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है लीव ट्रेवल कंसेशन। लीव ट्रेवल कंसेशन, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है। इसमें क्या होता है, आपको ऑल इंडिया में आप किसी भी जगह पर घूमने का आपको सरकार किराया देती है, आपको ही नहीं आपके फैमिली मेंबर्स को भी। यानी आप किसी भी साल में एक बार पूरे इंडिया में किसी भी जगह पर आप घूम सकते हैं, और उसका किराया सरकार आपको देगी। अब इसका थोड़ा सा रूल होता है, ठीक है। वो रूल क्या कहता है, जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे पोस्ट को और आपकी सर्विस को 1 साल हो जाएंगे, उसके बाद आपको एलटीसी मिलना शुरू होती है, ठीक है। अब पहले 4 साल क्या होगा, आपको पहले 4 साल 4 एलटीसी मिलेंगी, 4 में से जो 3 होंगी, 3 में से एक तो आप ऑल इंडिया, यानी आप पूरी भारत में से किसी भी जगह पर घूम सकते हैं। और बाकी जो 2 होंगी, 2 के लिए आपके पास बस चॉइस है, या तो आप लद्दाख जाइए, या जम्मू कश्मीर जाइए, या आप अंडमान निकोबार जाइए, या आप नॉर्थ ईस्ट जाइए। ठीक है, पहली 4 में से 3 जो होंगी, एक ऑल इंडिया और 2 इन दोनों में, इन तीनों में से कोई भी जगह। और जो चौथी होगी वो आपको होम टाउन के लिए मिलेगी, यानी आप जहां भी पोस्ट करते हैं, जहां भी काम करते हैं, वहां से आपको होम टाउन जाने के लिए आने जाने का पूरा किराया मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद अगले 4 साल बाद यही पैटर्न फॉलो होता है, 3 ऑल इंडिया, एक होम टाउन। लेकिन उसके बाद ये जो एलटीसी होती है वो 2-2 के लिए मिलती है, 4 साल और 4 साल का ब्लॉक होता है, लेकिन मिलेंगी आपको 2 एलटीसी, एक होम टाउन मिलेगी, एक ऑल इंडिया मिलेगी। और फिर ये ऐसे ही चलता जाता है, अगले 4 साल में 2 ही एलटीसी मिलेंगी, 2 ही एलटीसी मिलेंगी। तो ये आपको एक सुविधा घूमने के लिए होती है, तो ये भी बहुत अच्छी सुविधा है। इसमें क्या है, डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है, उसी लेवल के हिसाब से आपका एंटाइटलमेंट क्या है। थर्ड एसी का टिकट मिलेगा आपको, या सेकंड एसी की मिलेगा, या फर्स्ट एसी का टिकट मिलेगा, या फिर आपको फ्लाइट का टिकट मिलेगा। जो ये वाली होती है ना, इसके लिए तो चाहे आपका लेवल कुछ भी हो, लेवल 1 हो या 17, आपको फ्लाइट का ही टिकट मिलता है आने जाने का पूरा। और आपको ही नहीं, आपके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, यानी आपके माँ पिता, जो भी आपने वहां पर अपने ऑफिस में बताए हुए हैं, या आपकी वाइफ हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, उन सभी को ये किराया पूरा मिलता है। अगली जो सुविधा होती है वो सीए भी मिलता है आपको, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसमें क्या होता है, आपको एक फिक्स अमाउंट होता है, 33,750 रुपये है ये, या फिर 33,500, इसी के आसपास आपको अमाउंट मिलता है एक बच्चे का। यानी आपके अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे के लिए इतना इतना अमाउंट आपको मिलेगा पढ़ाने के लिए। ये फिक्स अमाउंट है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छी सुविधा है, यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए भी सरकार ने पैसा दे दिया। आपको एक ब्रीफ केस भी मिलता है, यानी आपको सरकार इतना रुपया देती है, अगर आप लेवल 6 और 7 में काम कर रहे हैं तो आपको 4375 रुपये 3 साल में एक बार मिलेंगे। यानी आप इतने रुपए खर्च करके आप एक ब्रीफ केस ले सकते हैं, एक ऑफिस बैग ले सकते हैं। 3-3 साल में ये एक बार मिलता है, 3 साल के बाद आपको फिर से 3 साल बाद ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, और हॉस्पिटैलिटी एक अलाउंस भी होता है, लेकिन ये जो होता है लेवल 8 को ही मिलता है, लेवल 8 यानी सेक्शन ऑफिसर से जो स्टार्ट होता है। न्यूज़पेपर रियम्बर्समेंट भी आपको मिलता है। तो ये सारे आपके अलाउंसेज हैं। जब आप एक ग्रुप के ऑफिसर हो जाते हैं तो आपको इंटरनेट का चार्ज भी मिलता है, और आपको एक लैपटॉप भी मिल जाता है, आप लेवल 8 पे। तो आप देख सकते हैं कि सरकार ने एकदम से सब चीज आपको कर दी, सैलरी भी दे दी, चीजें यानी आपको हेल्थ की सुविधा दे दी, आपको घूमने का भी पैसा दे दिया, बच्चों को पढ़ाने का पैसा दे दिया, आपको पेंशन भी मिलेगी मिलेगी, ब्रीफ केस भी दे दिया, आपको न्यूज़पेपर का भी खर्चा दे दिया। तो यानी एक तरीके से सरकार बीमा कर देती है, आपको हर चीज मिलेगी, कोई भी चीज के लिए आपको खर्चा करने की जरूरत है ही नहीं। और इसीलिए गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी मारामारी है आज के टाइम में, क्योंकि और भी कोई भी सेक्टर ऐसा है नहीं जो इतनी सारी चीजें आपको दे रहा हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस की आपकी परफॉर्मेंस कैसी है।
आप चाहे ज्यादा काम करें तो भी आपको यही मिलेगा, कम काम करें तो भी आपको यही मिलेगा। तो यही एक गवर्नमेंट जॉब की खासियत है। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दिए। एक बार से हम रिकैप ले लेते हैं कि क्या क्या मैंने डिस्कस कर दिया है। देखिए, वर्क प्रोफाइल मैंने बता दिया आपको, प्रमोशंस बता दिए, ट्रांसफर पोस्टिंग बता दी, सैलरी, वैकेंसीज, अदर पर्क्स, ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए जो भी एक स्टूडेंट के माइंड में आ सकते थे। अब इनके अलावा भी आप कोई डाउट बचता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैं उनका जवाब आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में यही तक था। ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ हम कुछ और जो भी अपडेट है वो शेयर करते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ हम जीके फैक्ट वगैरह शेयर करते रहते हैं, जो भी हम सीखते हैं वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम अपडेट और जो भी हम पढ़ाते हैं वो हम शेयर करते रहते हैं। एक हमारा यूट्यूब चैनल और है एडवांस क्लासेस, जिसमें हम एकेडमिक्स की क्लास लेते हैं, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश की 10th और 12th के बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। जो भी आपके छोटे भाई बहन है उनके साथ उस चैनल को जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें हर एक बच्चे के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपके डाउट्स हैं लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें इस वीडियो को अच्छे से हर किसी के साथ, ताकि हम मोटिवेटेड रहें वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो में यही तक था, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक पर।